Okay, so now we'll discuss the next concept of this chapter, that is the constraint motion. Okay, when the blocks are connected to each other by the string and they are constrained to move, so फिर उसमें क्या होगा, किस तरह से मोशन होगी, whether the acceleration of the blocks are connected to each other, हमने पढ़ा है ना कि when the two blocks are connected, Atwood machine में पढ़ा था, when the two blocks are connected by the string and taken over the pulley, so acceleration of one block on one side of the pulley is related to the acceleration of, है ना, acceleration of second block, other block which is other side of the pulley. उन दोनों में acceleration का relation था और दोनों का acceleration कैसे था, दोनों का acceleration same था, दोनों सेम टाइम में डिस्प्लेस हो रहे, बराबर है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द ब्लॉक विल बी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम था, वेलोसिटी भी सेम थी और एक्सेलेरेशन भी सेम था, करेक्ट. सो हमने वो एक्सेलेरेशन तो हमने ऐसे ही बोल देते कि एक्सेलेरेशन दोनों का इक्वल रहेगा क्योंकि वो कनेक्टेड है. तो कनेक्टेड होने की वजह से, बराबर है, कनेक्टेड होने की वजह से दोनों में एक्सेलेरेशन का रिलेशन रहेगा. सो जितना फर्स्ट ब्लॉक ऊपर जा रहा था उतना ही नीचे सेकेंड ब्लॉक जा रहा था, तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी सेम था, दोनों का एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी भी सेम थी. सो इन दैट केस आई कैन से दैट दिस टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय कंस्ट्रेंट, बराबर, एंड दैट कंस्ट्रेंट इज द स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन हो नहीं रहा है. सो सिमिलरली अगर हमने कहा कि रिलेशन बिटवीन द एक्सेलेरेशन में हमें दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन से मिला, बट ऐसे भी कुछ रिलेशन कंस्ट्रेंट मोशन हो सकती है जहाँ पे डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलेरेशन, बराबर है. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स. सो लेट अस टेक द एग्जांपल टू फाइंड आउट द कंस्ट्रेंट. एक्चुअली यहाँ पे दो तरह के कंस्ट्रेंट आएंगे. वन इज द पुली कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, और फिर उस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट, बराबर है. द ब्लॉक इज केप्ट ऑन द वेज और फिर वेज भी मूव हो रही है, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम पुली कंस्ट्रेंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम वेज कंस्ट्रेंट डिस्कस करेंगे एंड फ्यू मोर कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन. तो फर्स्ट तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पुली कंस्ट्रेंट विल अफेक्ट द मोशन ऑफ द बॉडीज. नाउ दिस इज द सपोज पुली, बराबर है. पुली को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हैंग कर दिया. आई कैन से दैट दिस पुली इज हैंग फिक्स टू द रिजिड सपोर्ट. सो पुली इज फिक्स, ये पुली मूव नहीं हो रही है, बराबर है. एंड दिस इज एन आइडियल पुली, दिस इज एन आइडियल पुली, ओके. And I am taking ideal rope also. This is an ideal rope. I will mention ideal rope which is taken over the pulley, fixed pulley. The block of mass m1 is connected to the one end of the ideal ideal rope. It's not pulley. Let us take this is ideal rope. So block of mass m1 is connected to the one end of the ideal rope and another end is taken over the pulley. यहाँ पे और एक मैं पुली ले रहा हूँ, okay, is taken over the pulley. और फिर मैंने क्या कर दिया, इस रोप को ऐसे फिक्स सपोर्ट को, है ना, यहाँ पे बांध दिया. तो another end is connected to this fixed support. तो now this is only one rope, बराबर है, दिख रहा है. इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, है ना. ये एक ही रोप है, just taken over this pulley. Got it? Now आई एम कनेक्टिंग अनदर. ये तो आइडियल पुली है, इसका कोई मास तो है ही नहीं, बराबर है. तो ये हैंग कर रही है
कुछ कर रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हैंग अभी अगर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्ट कर देना हो तो ब्लॉक इज कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सेकेंड पुली, है ना, ये भी आइडियल पुली है आपकी, रिमेंबर दिस वन। अब मैंने यहाँ पे M2 मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया टू द सेंटर ऑफ द पुली हियर, और ये जो रोप है ये भी आइडियल रोप है, बट दिस इज नाउ सेकेंड रोप, दिस इज नॉट सेम एज दैट दिस वन, ओके। तो दिस इज द है ना केस हमने कंसिडर की। इसमें हमें पता करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नाउ दिस टू ब्लॉक्स, है ना, ये दो ब्लॉक के बीच में रिलेशन क्या रहेगा वो पता करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू ब्लॉक, वो कैसे निकालेंगे? बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। बुक्स में अलग मेथड होगी, यहाँ पे जो हम मेथड इंट्रोड्यूस करने वाले दैट इज डिफरेंट। बट इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड है इसमें कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो यू विल बी एबल टू सॉल्व इजीली, ओके। सो वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स इज जीरो। तो हमारी जो स्टेप रहेगी स्टेप 1, ओके। स्टेप 1 क्या रहेगी? सबसे पहले आपको तो एफबीडी ड्रॉ करना है, वो देख ही लो, एफबीडी ड्रॉ कर लो, एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक एंड पुली। चलो एफबीडी ऑफ ब्लॉक M1 का एफबीडी बना लेते हैं, दिस इज M1, ओके। M1 की एफबीडी कैसे बना लोगे? यहाँ पे जो रोप है, यहाँ पे जो रोप है उसका टेंशन T रहेगा, ये भी रोप है यहाँ पे भी टेंशन T है, ये जो रोप है यहाँ पे भी टेंशन T है। रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज द सिंगल रोप, तो टेंशन इन द सिंगल रोप विल बी सेम। यहाँ पे जो रोप रहेगी उसका टेंशन हमें पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा, ओके। इसको मैं T1 ले लेता हूँ, T1 की वैल्यू हम निकालेंगे कितनी होगी। तो सो लेट अस ड्रॉ द एफबीडी, दिस इज T, नीचे M1G, यहाँ की पुली है, यहाँ पे टेंशन कितना है वो भी निकाल सकते हो। इस पुली का ले लेते हैं, इस पुली को टेंशन निकालने की जरूरत नहीं, हमें पता है यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो यहाँ पे ये 2T होगा, बराबर है 2T होगा। हमने पहले किया था क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, ये पुली इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे जितना भी टेंशन लगेगा दैट विल बी द सम ऑफ दिस टू टेंशन, T प्लस T इक्वल टू 2T आ गया। यहाँ पे T प्लस T, यहाँ पे भी एक्चुअली 2T आ सकता है, 2T आएगा, क्योंकि पुली के लिए अगर अप्लाई करते हो इस पुली के लिए तो ऊपर टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन इस पुली के लिए, सेकंड पुली के लिए P2 के लिए, P2 नाम दे देता हूँ इसको P1 नाम देता है, और नीचे टेंशन T1, और ये इसका मास तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली आई कैन राइट डाउन इवन दो इट इज एक्सेलरेटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास 0 है, ओके। तो T1 माइनस 2T इज इक्वल टू 0, तो T1 इक्वल टू 2T, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 2T, ओके। सो उस पुली का फिर एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, M2 की एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 2T दिखा दिया मैंने, नीचे M2G। अब हमें ये पता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, बराबर है, वो पता होना चाहिए। डायरेक्टली ये थोड़ी ना बोल सकते M1 और M2 के बारे में जब तक पता नहीं है, तो हाउ विल यू कम टू नो कि वेदर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इसका ऊपर हो रहा है, कोई भी पता नहीं है। तो फिर भी हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, या गिवन होगा तो इसका एक्सेलरेशन A1 लेना पड़ेगा और इसका एक्सेलरेशन फिर ऑब्वियसली ऊपर होगा, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो चलो अब एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्योंकि टेंशन अलग अलग है ना, सेम रोप नहीं है, तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। उल्टा कर लिया मैंने, ओके सॉरी, दिस वन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो रिमेंबर दिस वन कि एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना पड़ेगा।
ओके, तो एफबीटीडी ड्रॉ कर लिया हमने। रिलेशन कैसे निकालेंगे? चलो, अगर मैंने कहा इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है x1, इसका जो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो x2 होगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो v1 होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में वो v2 होगी। डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में ये ब्लॉक, ऑब्वियसली ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा कुछ देर बाद, और ये ब्लॉक कुछ देर बाद ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, बराबर है m2। तो जब वो नीचे आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1, ये ऊपर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 होगा इन टाइम t, और ये भी टाइम t में ऊपर जाएगा, बराबर है। सो इफ आई से दैट इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो x1/t हो जाएगा वेलोसिटी, और इसका हो जाएगा x2/t इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में भी रिलेशन आ जाएगा। सिमिलरली यू हैव अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑल्सो। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाल लेते। सो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालने के लिए नाउ आवर स्टेप 2 इज टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालेंगे। सो हाउ टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन, उसके लिए हमें एक कंसेप्ट यूज करना है। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वर्क डन ड्यू टू टेंशन इज 0। वर्क डन ड्यू टू टेंशन, टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स, और ये जो इंटरनल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी वर्क डन नहीं होता है, कोई भी इंटरनल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 हो जाता है, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन विल बी 0। यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन m1, एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड एक्सेलरेशन m2, ठीक है। सो हमें इस ब्लॉक के बारे में सोचना है। अब इसमें सिर्फ टेंशन की वजह से वर्क डन निकालना है। अब तुम्हें वर्क डन पता होना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय वर्क डन। तो वर्क डन क्या है? तो वर्क डन इज नथिंग बट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमने स्केलर वेक्टर में पढ़ा है ना, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एक्स की जगह पे एक्स ले लेता हूँ, बराबर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस वन। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे फोर्स क्या है? फोर्स हमारा टेंशन हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन ये हो जाएगा, बराबर है। इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो टेंशन की वजह से इस ब्लॉक का वर्क डन कितना हुआ? सो फोर्स ऊपर लग रहा है, बराबर है। सो इसके लिए मैं W1 बोल देता हूँ, W1 इसका वर्क डन हो जाएगा, इसका W2 हो जाएगा। सो W1 इज इक्वल टू T इंटू x1 इंटू एंगल बिटवीन T एंड x1 cos 180 डिग्री, बराबर है, बिकॉज T ऊपर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हो जाएगा T इंटू x1 cos 180 -1, तो यहाँ पे माइनस दे देता हूँ, तो माइनस T इंटू x1 ये W1 हो गया। उसी तरह से W2 निकाल लो, बराबर है। इसका टेंशन है 2T, डिस्प्लेसमेंट x2 cos 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? एंगल 2T और x2 के बीच में 0 है, तो ये हो जाएगा 2T x2, बराबर है। ये वर्क डन मिल गया। अब टोटल वर्क डन, ये जो होता है ये वर्क डन टोटल वर्क डन होता है, हाँ, टोटल वर्क डन WT ले लेते हैं, W1 प्लस W2, जैसे टोटल वर्क डन, रिमेंबर दिस। हाँ, सो WT इज इक्वल टू क्या है? वो तो 0 का हमने वर्क डन ड्यू टू टेंशन, WT इक्वल टू 0। सो W1 की वैल्यू क्या है? माइनस T इंटू x1, और यहाँ पे 2T इंटू x2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x1 क्या हो जाएगा? x1 की वैल्यू हो जाएगी 2x2, है ना, T कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x1 विल बी इक्वल टू 2x2। अगर x1 इक्वल टू 2x2 है तो इसका डिफरेंशिएशन और T से डिवाइड कर लो या डिफरेंशिएशन कर लो, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम सेम है,
तो क्या हो जाएगी dx1/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx2/dt। dx1/dt क्या होगा v1 इक्वल टू 2v2। इसका फिर से डिफरेंशिएशन dv1/dt कर लेते, दैट इज इक्वल टू 2 dv1/dt, हाँ dv2। सो ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन a1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन a2। नाउ वी गॉट द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलेरेशन। ओके, तो ये स्टेप 2 तुम्हारी कंप्लीट होगी। अब रिलेशन बिटवीन द एक्सेलेरेशन मिल गया, इसकी एबीडी हमने ड्रॉ की है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना, टेंशन निकालना है और एक्सेलेरेशन निकालना है। तो हमारी स्टेप 3 हो जाएगी। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं स्टेप 3। अब एक्सेलेरेशन का रिलेशन मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक्सेलेरेशन है दैट इज डबल द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। एक्सेलेरेशन ऑफ m1 इज डबल द एक्सेलेरेशन ऑफ m2। नाउ स्टेप 3 में वी राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 एंड m2। सो m2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका है ना समेशन fy इक्वल टू m1 a1। दिस इंप्लाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है m1g, करेक्ट, माइनस टेंशन ऊपर T है इज इक्वल टू m1 a1। दिस इज इक्वेशन 1, बराबर है। उसी तरह से ये m1 के लिए हो गया, m2 के लिए समेशन fy इक्वल टू m2 a2। दिस इंप्लाइज m2 के लिए देखो एक्सेलेरेशन ऊपर है, ये 2t हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस m2g इज इक्वल टू m2 a2, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो, है ना, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन मिल गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में स्पेस है तो विल यूज दिस स्पेस। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो t कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंप्लाइज हो जाएगा ट्वाइस m1g माइनस 2t इज इक्वल टू 2m1, और a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो a2 मिल जाएगा। तो हो जाएगा 4 टाइम्स m1 a2, 4 टाइम्स m1 a2। 4 टाइम्स क्यों है, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, और a1 इक्वल टू ट्वाइस a2 है, a1 इक्वल टू ट्वाइस a2, 4 टाइम्स आ गया, बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, कैन रब दिस वन, है ना, तो 4 टाइम्स m1 a2। अब इक्वेशन 2 देख लो, इक्वेशन 2 क्या है, 2t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 a2। आप दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, 2t कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m1g माइनस m2g इज इक्वल टू 4m1 प्लस m2 इंटू a2। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ a2 हियर, a2 की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है। यहाँ से a2 निकाल लो, a2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो a1 मिल जाएगा, समझ में आया। तो दिस इज द वे कैन गेट एक्सेलेरेशन। ओके, a2 मिल गया यहाँ से इन टर्म्स ऑफ गिवन वैल्यूज m1 m2 और g बताएं। अब a1 a2 मिल गया, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट t, बराबर है, t की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज द वे कैन फाइंड आउट, t भी मिल जाएगा, 2t की वैल्यू भी मिल जाएगी, एंड अगेन यू कैन फाइंड आउट टेंशन हियर ऑल्सो, विल गेट एवरी पैरामीटर्स जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो हमारा एक ही स्टेप बढ़ गई, ये वाली जो स्टेप है वो बढ़ जाएगी। तो एवरी टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर अस नाउ in constant relation to find out the relation between acceleration, velocity and displacement। तो displacement, velocity, acceleration मिल गया, तो हमारे लिए यहाँ पे acceleration important है, relation between the acceleration। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो सकती है जहाँ पे relation between velocity important है, तो वो हम इसी कंसेप्ट से पता कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया डिस्कशन अबाउट द पुली कंस्ट्रेंट। ओके, विल टेक फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, क्योंकि एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक प्रॉब्लम करने से नहीं आएगा, तो विल टेक वन मोर प्रॉब्लम
एक या दो और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे तुम्हें ये कंसेप्ट इतना अच्छे से हो जाना चाहिए कि कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इन बुक यू विल फाइंड दैट दे आर यूज डिफरेंट कंसेप्ट. ठीक है, उस कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो कंसेप्ट है, दिस इज लिटिल बिट इजी दैन दैट कंसेप्ट. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी यूजिंग दिस कंसेप्ट टू फाइंड आउट relation between the accelerations of the blocks when there is a constant relation. Okay, got it? Understood?